Okay, so we will start with numericals today, but numericals start करने से पहले I want you to have a quick revision of formulas. इस पूरे चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या फॉर्मूलाज देखे हैं, let us quickly go through it. तो सबसे पहले we started this chapter with mechanical waves. Mechanical waves हमने स्टार्ट ही किया था कि मैकेनिकल वेव क्या होता है, इट इज डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम, सो ऑन सो फोर्थ. थ्योरी में हम जाएंगे नहीं, बट मैकेनिकल वेव से रिलेटेड फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जैसे कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव 1 अपॉन टाइम पीरियड, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अ वेव एंड लैम्डा, तो ये आपको पता होना चाहिए. देन वी सॉ व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव. तो अगर आपको याद होगा तो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का जो इक्वेशन था, एक्चुअली वी हैड अराउंड 7 to 8 डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो यू हैव y इक्वल टू या फिर x इक्वल टू, इफ द वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग x तो x इक्वल टू, अदरवाइज y इक्वल टू. कोई फर्क नहीं पड़ता है x या y से, doesn't make any difference here. So you have y equal to a sine of 2 pi n t and t minus x by lambda, or you can say it is 1 upon a sine of 2 pi t by capital T minus x by lambda, where capital T is time period. और you had y equal to a sine, यहां से n कॉमन निकाल लिया, 2 pi n t minus x upon n lambda, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड टर्म में आपके पास n नहीं था, आपने n कॉमन निकाला, n आपने कॉमन निकाला, n कॉमन निकालने के बाद नीचे आपको सेकेंड टर्म में n एडजस्ट करना पड़ेगा, तो यू हैव समथिंग लाइक दिस. देन इसके बाद ये n लैम्बडा होता है वेलोसिटी v. तो द नेक्स्ट फॉर्मूला दैट यू हैड वाज ऑफ simple harmonic progressive wave in terms of velocity of the wave. So in terms of velocity of the wave, okay. Then next step में आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, a sin of 2 pi n vt minus x by v. So you have y equal to a sin of 2 pi n, और ये v को बाहर लिख दिया मैंने vt minus x, और v की जगह पे लिख दिया मैंने n lambda, because v is n lambda. तो कैंसल कैंसल, तो y इक्वल टू a sin of 2 pi by lambda vt minus x. 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 है. तो these are all the equations of simple harmonic progressive wave traveling along positive x-axis. Similarly, all the equations, if you replace negative sign with positive sign, will represent simple harmonic progressive wave traveling along negative x-axis. तो ये पता होना चाहिए. तो this is all you need to know. Okay, then we saw principle of superposition. और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में, इफ यू रिमेंबर, हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात की थी. एंड यू शुड नो, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि व्हाट वर द कंडीशन, मतलब पहले वेव का एम्पलीट्यूड सेम था कि नहीं था, ये आपको पता होना चाहिए. तो जब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करते हैं, हम बोलते हैं वी हैव 2 और मोर वेव्स. कौन से वेव्स? सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव. कौन से टाइप के? लॉन्गिट्यूडनल या फिर ट्रांसवर्स, दोनों चलेंगे. इफ दे आर ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पाथ इन द सेम डायरेक्शन इंपॉर्टेंट. इफ दे इंटरफियर, मतलब इफ दे रीच एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली,
then the resultant amplitude is the vector sum of amplitudes of the individual waves. तो याद रखना उस केस में आपने y1 इक्वल टू a1 साइन ऑफ ओमेगा टी ऐसा लिया था। आप चाहो तो यहाँ पे phi1 भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ phi1 इज इनिशियल फेज ऑफ फर्स्ट वेव। सेकेंड वेव जो था वो था y2 इक्वल टू a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस phi2। कुछ कुछ बुक्स में पहले वेव के लिए डायरेक्ट बोलते हैं ओमेगा टी और दूसरे में बोलते हैं फेज डिफरेंस ऑफ phi। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर पहले वेव में phi1 लिखा है दूसरे में phi2 लिखा है तो फेज डिफरेंस इज phi1 माइनस phi2। अगर पहले में कुछ नहीं लिखा है दूसरे में phi लिखा है तो फेज डिफरेंस इज ओनली phi, राइट। तो इन दोनों वेव्स का जब इंटरफेरेंस होगा तो रिजल्टेंट वेव बनेगा और रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड में हमारा इंटरेस्ट था। तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ phi, राइट। देन हमने बात की थी रिजल्टेंट इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो इट इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ phi। नाउ अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट के साथ ओवरलैप होगा या कोइंसाइड होगा तो फेज डिफरेंस होगा या तो जीरो। अब मैं डायग्राम नहीं ड्रॉ करूंगा, इट इज योर टाइम टू रिमेंबर नाउ। पहली वेव और दूसरी वेव का क्रेस्ट क्रेस्ट मैच, फेज डिफरेंस जीरो या फिर 2 पाई या फिर 4 पाई या फिर 6 पाई या 8 पाई, तो इन जनरल 2n पाई। तो जब फेज डिफरेंस 2n पाई होगा, व्हाट इज cos ऑफ 2n पाई? 1। cos 0 इज 1, cos 2 पाई इज 1, cos 4 पाई इज 1, तो cos 2n पाई इज 1 1, ये 1 तो ये a1 प्लस a2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा आपका a1 प्लस a2, इंटेंसिटी आएगा a1 प्लस a2 का स्क्वायर, उसको आप बोलते हो मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब आएगा? क्या आएगा? a1 प्लस a2 कब आएगा? जब आपके पास फेज डिफरेंस हो 2n पाई और इंटेंसिटी मैक्सिमम इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड मैक्सिमम का स्क्वायर। तो ये आपके पास आएगा a1 प्लस a2 का स्क्वायर। तो दिस थिंग्स यू शुड रिमेंबर नाउ। अब मिनिमम मतलब जब आउट ऑफ फेज मतलब एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ मैच होगा, एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रफ के साथ कोइंसाइड हो गया, तो इन दैट केस फेज डिफरेंस इज पाई या फिर 3 पाई या फिर 5 पाई या फिर 7 पाई या फिर 9 पाई, राइट। तो इन जनरल इट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो उस केस में cos पाई -1, तो ये -1 होगा। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी मिनिमम विच विल बी a1 माइनस a2। क्यों a1 माइनस a2? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, क्योंकि cos फाई की वैल्यू आएगी -1। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 इज a1 माइनस a2 ब्रैकेट स्क्वायर और ऊपर से स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल। तो आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम क्या मिलेगा? a1 माइनस a2 का स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इसमें अगर a1 और a2 इक्वल हो गए तो ये 2a और ये 4a स्क्वायर, ये 0 और ये भी 0। देन वी सॉ फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। तो स्टेशनरी वेव भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ही आता है। Why we are repeating is that I want you to know exactly कि क्या डिफरेंस है। सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स में हमने एम्पलीट्यूड सेम नहीं लिया,
हमने दोनों वेव्स में फेज डिफरेंस लिया है। हमने बोला कि ये दोनों वेव सेम मीडियम में सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। स्टेशनरी वेव में आपके पास सब कुछ सेम है दो वेव्स का, एक्सेप्ट फॉर डायरेक्शन। एक जा रहा है पॉजिटिव में, दूसरा जा रहा है नेगेटिव में, और दोनों के दोनों है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स। तो यहाँ पे पहला वेव जो था वो A1 नहीं चलेगा, साइन ऑफ 2 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, या फिर NT। N1 भी नहीं चलेगा, माइनस एक्स बाय लैम्बडा। दूसरे केस में, दूसरे वेव के केस में इट इज Y2, और ये भी यहाँ पे आएगा प्लस। दैट्स इट, दैट इज द ओनली डिफरेंस। अब जब इन दोनों का इंटरफेरेंस होगा तो लूप फॉर्मेशन होगा। तो द वेव यू विल ऑब्टेन इज इन द फॉर्म ऑफ लूप, दैट इज स्टेशनरी। तो दिस इज इक्वल टू, याद होना चाहिए, 2a cos of 2 pi x by lambda sin of 2 pi nt। यही आता है पूरा सॉल्व करने के बाद, मैथमेटिक्स सब करने के बाद। मतलब y1 प्लस y2 करोगे, a कॉमन निकालोगे, इस एंगल को ऊपर 2 पाई nt माइनस एक्स बाय लैम्बडा को c बोलोगे, 2 पाई nt प्लस एक्स बाय लैम्बडा को d बोलोगे, साइन ऑफ c प्लस d अप्लाई करोगे। पूरा सॉल्व करने के बाद यू गेट दिस एज रिजल्टेंट इक्वेशन। उसमें से ये है आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विच इज 2a cos of 2 pi x by lambda। This is resultant amplitude। और in case of stationary waves you have loop formation, मतलब you have nodes and antinodes, node antinode, node antinode, so alternate nodes and antinodes are there। And you know कि what is the distance between two successive nodes, lambda by 2, two successive antinodes, lambda by 2, adjacent node and antinode lambda by 4। good। अब हमको देखना था कि एंटीनोड फॉर्मेशन के कंडीशंस क्या है। तो एंटी नोड कब बनेगा, एंटी नोड मतलब एंटी ऑफ नोड डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मतलब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब, जब cos of 2 pi x by lambda मैक्सिमम। और cos of 2 pi x by lambda मैक्सिमम कब, जब इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1। और cos की वैल्यू प्लस माइनस 1 कब, 0 पे प्लस 1, पाई पे माइनस 1, फिर 2 पाई पे प्लस 1, फिर माइनस 1। तो यू विल हैव cos of 2 pi x by lambda equal to cos of p pi, where p is a whole number, p is equal to 0, 1, 2 and so on so forth। तो cos cos कैंसिल, तो आपको मिल गया था 2 pi x by lambda equal to p pi, pi pi बिक गया, तो x equal to p lambda by 2। These were the locations of antinodes। If you put p equal to 0, पहला एंटीनोड जहां से वेव स्टार्ट हुआ। If you put p equal to 1, पहला, दूसरा lambda by 2, 2 तीसरा lambda, and then 3 lambda by 2, 3 lambda by 2। ओके, ये था आपका एंटीनोड फॉर्मेशन। फिर था नोड का फॉर्मेशन। नोड का फॉर्मेशन मतलब नो डिस्प्लेसमेंट, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड शुड बी 0। वो 0 होने के लिए cos of 2 pi x by lambda शुड बी 0। तो cos of 2 pi x by lambda it should be 0। और cos की वैल्यू 0 कब होती है, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 2p plus 1 pi by 2। तो cos of 2p plus 1 pi by 2। So this is where you get all the nodes। cos cos गया, तो you will have 2 pi x by lambda equal to 2p plus 1 pi by 2। गया, then you will have x equal to 2p plus 1 lambda, वहां 2 यहाँ lambda by 4, right। तो these are the locations of nodes। कहाँ नोड बनेगा, पहले तो p की वैल्यू 0 डालो, p 0 मतलब पहला lambda by 4 पे, तो p 0 तो पहला नोड lambda by 4 पे 1, 3 lambda by 4, then 5 lambda by 4। और हमने देखा भी था ये कि दो नोड्स के एंटीनोड्स के बीच में एक नोड, पहला एंटीनोड 0, फिर lambda by 2, इनके बीच में, इनके हाफ डिस्टेंस पे lambda by 4, lambda by 4।
लैम्डा बाय 2 और लैम्डा इसके बिल्कुल बीच में, ये 0.5 है, ये 1 है, इसके बीच में 0.75 आता है, मतलब 3/4 आता है, तो 3/4, राइट। लैम्डा मतलब 1, 3/2 मतलब 1.5, मतलब 1.25 इज द सेंटर पॉइंट, 1.25 मतलब 5/4। तो these are the locations of antinodes and nodes. इसके बाद after this we spoke about ये था, by the way, ये था case of a stretched string, right? This was a case of a stretched string, isn't it? No, ये जनरल थियरी है। हाँ, ये जनरल थियरी है। अब इसमें आप पहला केस देखोगे स्टेशनरी वेव में, वाइब्रेशंस ऑन अ स्ट्रिंग, ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ओके। देन फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, वन लूप। पहला स्ट्रेच स्ट्रिंग का पहला मोड, फंडामेंटल मोड, एक स्ट्रिंग लिया, दोनों एंड्स पे रिजिडली क्लैंपिंग कर दिया। पहले सबसे पहले मोड में एक ही लूप बनता है, 2 नोड और एक एंटी नोड बनता है। उस केस में यू नीड टू बी वेरी श्योर, उस केस में आपको पता है एक ही लूप बनेगा। ये लेंथ है, लेंथ बिकम्स लैम्डा बाय 2, लेंथ बिकम्स लैम्डा बाय 2, क्योंकि नोड टू नोड डिस्टेंस कितना, लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा कितना आया, 12। तो फ्रीक्वेंसी अगर आपको फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी अगर आपको फाइंड करना है इस केस में, तो व्हाट यू हैव टू डू इज, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। फंडामेंटल मोड का अगर आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो v इक्वल टू n लैम्डा, n इक्वल टू v बाय लैम्डा, बट लैम्डा इज 12 and v is nothing but under root of t by m, under root of tension by linear mass density। तो v by 2l फंडामेंटल मोड, किसका फंडामेंटल मोड, स्ट्रेच स्ट्रिंग का फंडामेंटल मोड। नेक्स्ट हायर मोड में यू हैव 2n, फर्स्ट ओवरटोन इज सेकेंड हार्मोनिक, 2 लूप बनेंगे, 3 नोड्स और 2 एंटी नोड्स, तो यू शुड नो इस केस में आपको मिलेगा 2n, राइट, 3 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स। देन इसके अगले में आपको मिलेगा 3n, इसके अगले में आपको मिलेगा 4n, राइट। मतलब फर्स्ट ऑर्डर सेकंड हार्मोनिक, सेकंड ऑर्डर थर्ड हार्मोनिक, थर्ड ऑर्डर फोर्थ हार्मोनिक, तो pth ओवरटोन इज p प्लस 1 हार्मोनिक, करेक्ट। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n तो पता ही है, v by 2l या फिर 1 by 12 रूट ऑफ t by m, दिस इज ऑलरेडी व्हाट यू नो, गुड। अब इस पे से फिर हमने लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग देखा था, 3 लॉज, लॉ ऑफ लेंथ, fundamental frequency of a stretch string is proportional to 1, is inversely proportional to length, provided tension and linear mass density are constants. Law of tension, fundamental frequency of transverse vibration of a stretch string is directly proportional to square root of tension provided length of the string and linear mass density are constant. फिर हमने देखा law of linear mass density, fundamental frequency is inversely proportional to square root of linear mass density provided L and T are constants. Then here your conclusion was all the harmonics are present. इसके बाद हमने देखा एयर कॉलम, वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम। इसमें हमने, इस केस में हमने वापस पहला केस देखा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में पहले मोड ऑफ वाइब्रेशन में हाफ लूप बनता है, एक नोड एक एंटी नोड बनता है, और इस केस में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, n सफिक्स c, n पावर में c, तो ये आता है v by 4l। ये v by 4l क्यों आया, क्योंकि आपके पास हाफ नोड बना, हाफ लूप बना, तो ये नोड और ये एंटी नोड, तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज लैम्डा बाय 4, तो लैम्डा इक्वल टू 4l, तो v इक्वल टू
n lambda, n equal to v by lambda, or v by lambda is 4l, where 4l is corrected length. ये एंड करेक्शन मिला के है, क्योंकि आपका जो पाइप है वो यहीं तक था और ये ऊपर का पार्ट था एंड करेक्शन, तो लेंथ प्लस एंड करेक्शन। और बाय द वे यहाँ पे पहले ही मैं बोल देता हूं कि जहां आपके पास करेक्टेड लेंथ जो है, इट इज लेंथ ऑफ द ट्यूब प्लस ई, इट इज नॉट 2e, क्योंकि ये एक ही साइड से ओपन है, राइट। देन व्हाट वी सॉ इज, इस केस में फर्स्ट ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन इज फिफ्थ हार्मोनिक, थर्ड ओवरटोन इज सेवेंथ हार्मोनिक। तो इन जनरल pth overtone is 2p plus 1n. Put p equal to 1, p1 मतलब first overtone 3n. Put p equal to 2, 5n. Put 3, 7n. So this is what you get, and you know only odd harmonics are present. The ratio of frequencies is 1:3:5:7:9 and so on. Then इसके बाद हमने देखा ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप के केस में फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में यू हैव टू हाफ लूप्स। मतलब करेक्टेड लेंथ L इज डिस्टेंस बिटवीन एंटीनोड एंड एंटीनोड, मतलब लैम्बडा बाय 2, तो लैम्बडा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L। और यहाँ पे दो एंड करेक्शन थे, एक यहाँ पे एंड करेक्शन था, एक ऊपर था। तो यू शुड नो, आई विल नॉट रिटेन दिस डायग्राम, इसको हटा देंगे हम यहाँ से। व्हाट यू शुड नो इज समथिंग वेरी ट्रिवियल। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ओपन ऑर्गन पाइप इज V by lambda. Lambda here is 2L, not 4L. It is 2L. और यहाँ पे ये जो करेक्टेड लेंथ है, ये करेक्टेड लेंथ है L plus 2E. This is what you have. Then what you know is first overtone is second harmonic, second overtone is third harmonic, third overtone is fourth harmonic. All the harmonics are present. So pth overtone is P plus 1 harmonic. तो ये आपको इतना पता है, राइट। देन हमने एंड करेक्शन के फॉर्मूलाज डिराइव किए थे दोनों के लिए। मैं थोड़ा जगह यहाँ पे इसलिए रखा मैंने, बिकॉज आई वांट टू पुट इट हियर इटसेल्फ। एंड करेक्शन, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। आई डोंट नीड दिस, आई नीड दिस, आई विल कीप दिस। दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर क्लोज पाइप। एंड करेक्शन E in this case is N2L2 minus N1L1 upon N1 minus N2। 2 उधर आएगा, उधर ओपन है, ये क्लोज्ड है। N2L2 पहले लिखा, माइनस N1L1 लिखा, तो नीचे पहले N1 आएगा। अगर उल्टा लिखा होता N1L1 माइनस N2L2, तो नीचे N2 माइनस N1 आता। ये है एंड करेक्शन फॉर अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ये था प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन। मतलब आपके पास यू टेक 2 पाइप्स ऑफ सेम इनर डायमीटर बट डिफरेंट लेंथ। 2 पाइप, you take 2 tubes, cylindrical tubes of same inner diameter but different length. Okay, यहाँ पे N1 N2 they are not fundamental, they are not overtones, they are fundamental frequencies of first pipe and second pipe. और ओपन के केस में सिर्फ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आता है 2. Okay, then how things are changing. Superposition waves of 2 waves, those 2 waves were traveling along the same direction with different amplitudes. Then you have stationary wave, you have 2 waves with everything same except for direction of propagation. Stationary waves वहां पे फॉर्म होते हैं, वहां पे लूप्स बनते हैं, नोड एंटीनोड बनता है, नोड टू नोड डिस्टेंस देखा, एंटीनोड टू एंटीनोड देखा, नोड टू एंटीनोड देखा। देन वी टुक अ केस ऑफ स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, उसके फंडामेंटल मोड देखे। देन वी सॉ केस ऑफ स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन इन केस ऑफ एयर कॉलम, उसमें भी एयर कॉलम क्लोज एट वन एंड ओपन एट बोथ द एंड्स। उसके बाद था बीड फॉर्मेशन,
बीट फॉर्मेशन में एम्पलीट्यूड सेम था बट फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट थे, ये तो हमने कल ही कंप्लीट किया। तो बीट फॉर्मेशन, सो नेक्स्ट इन द लिस्ट, नंबर भी भूल गया, ओके एनीवे व्हाटएवर नंबर आई डोंट केयर, 6 7 8 मुझे याद नहीं। फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, याद रखना यहाँ पे भी दो वेव्स है, इनका भी सुपरपोजिशन है, बट यहाँ पे एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसीज आर स्लाइटली डिफरेंट, स्लाइटली वेरिंग, जैसे 10 और 11। तो ये आ गया आपका a साइन ऑफ 2 पाई इनटू t। इन दोनों का जब सुपरपोजिशन होगा तो रिजल्टेंट आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। क्या मिलता है? 2a cos of 2 pi t n1 minus n2 by 2 sin of 2 pi t n1 plus n2 by 2, where this n1 plus n2 by 2 is the average of frequencies of the two interfering waves, पहले और दूसरे का फ्रीक्वेंसी का एवरेज है। तो इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हो 2a cos of 2 pi t n1 minus n2 by 2 sin of 2 pi nt, 2 pi nt, ये n is n1 plus n2 by 2. Then of course resultant amplitude is कितना? 2a cos of, अरे वहां पे स्टेशनरी वेव में भी 2a cos of जो भी था वो एम्पलीट्यूड था, यहाँ पे भी 2a cos of जो भी है वो एम्पलीट्यूड है। 2a cos of 2 pi t n1 minus n2 by 2, ये आ गया आपका रिजल्टेंट। स्टेशनरी वेव में कहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो थे एंटी नोड्स, कहां पे नो डिस्प्लेसमेंट है वो थे नोड्स। यहाँ पे कब, बिकॉज इट इज टाइम डिपेंडेंट, यहाँ पे पोजीशन नहीं, यहाँ पे टाइम पे डिपेंड करता है, यहाँ पे टाइम पे डिपेंड करता है कब आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और जब आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा तब आपको लाउड साउंड सुनाई देगा, उसको बोलते हैं वैक्सिंग। तो कंडीशन फॉर एंटी नोड्स की यहाँ पे वैक्सिंग, तो यहाँ पे कंडीशन फॉर वैक्सिंग, और कब आपको वैक्सिंग मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देगा, तो जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस की वैल्यू होगी मैक्सिमम, मतलब प्लस माइनस 1, और कॉस की वैल्यू प्लस माइनस 1 कब होती है? पी पाई, cos of p pi, if you put p equal to 0, cos 0 is 1, again pi मतलब p equal to 1 तो cos pi is minus 1, if you put 2 तो cos 2 pi is 1, तो सेम है, cos गया तो 2 pi t n1 minus n2 by 2 equal to p pi भी गया, 2 भी गया, t equal to p upon n1 minus n2. These are the time instants of time when you get loud sound, when you hear loud sound. Waxes, पहला वैक्स p equal to 0 पे, तो p की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू 0, then p की वैल्यू 1 तो 1 upon n1 minus n2, तो 2 upon n1 minus n2, so 3 upon n1 minus n2. So these are the time instants. ये सारे वो टाइम है जब आपको लाउड साउंड सुनाई देगा, वैक्सेस सुनाई देंगे। Then according to definition of time period, the time between any two successive waxes is time period. किसी भी दो सक्सेसिव वैक्सेस के बीच में जितना टाइम होगा, कितना टाइम है? 1 upon n1 minus n2 minus 0, या फिर 2 upon n1 minus n2 minus 1 upon n1 minus n2, that is time period. So time period is the difference of time between two successive waxes, and frequency is reciprocal of time period. Number of waxes that you hear per second is frequency.
दैट इज डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू इंटरफेरिंग वेव्स। अगर एक साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज है तो कुछ नहीं सुन पाओगे आप। क्यों? ह्यूमन ऑडिबल रेंज इज 20 to 20 किलो हर्ट्ज। तो अगर एक साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी 20 है, दूसरे का 22 है, तो यू विल हियर 2 लाउड साउंड्स पर सेकेंड, 2 वैक्सेस पर सेकेंड, सिर्फ डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। देन कंडीशन फॉर वेनिंग था। कंडीशन फॉर वेनिंग मतलब देयर इज नो साउंड, जीरो इंटेंसिटी, तो देयर इज जीरो इंटेंसिटी कंडीशन फॉर वेनिंग। तो इजी है, जैसे यहाँ पे आपने बोला लाउड साउंड के लिए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए, उसके लिए कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। यहाँ पे आप बोल रहे हो वेनिंग के लिए जीरो इंटेंसिटी, मतलब कॉस की वैल्यू होनी चाहिए जीरो। कॉस ऑफ 2 पाई टी, cos of 2 pi t n1 minus n2 by 2, it should be 0। और ये जीरो कब होता है? pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, 9 pi by 2, मतलब cos of 2p plus 1 pi by 2। Just a minute। ओके, तो ये आ गया आपके पास कंडीशन। cos cos गया, cos cos गया, तो 2 pi t n1 minus n2 by 2 equal to 2p plus 1 pi by 2, pi और pi गया, 2 और 2 भी गया, क्या बचा? t, t equal to t equal to 2p plus 1 upon 2 n1 minus n2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, ये 2 कैंसिल नहीं हुआ, वो आएगा। ओके, गुड। देन हियर इफ यू पुट p इक्वल टू 0, 0, ऊपर 1, नीचे 2 n1 माइनस n2। इफ यू पुट 1, अभी तो सोचने का ही काम नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यू शुड नो, मैंने पहले ही बताया था कि एंटी नोड आर लाइक वैक्सेस एंड नोड्स आर लाइक वेन्स। मैंने आपको बताया था कि जैसे दो नोड्स के बीच में एक एंटी नोड होता है, वैसे दो वेन्स के बीच में एक वैक्स होता है। तो अब अगर आपको इतना भी समझ में आ गया था, इफ यू नो, व्हाट डू यू नो इज दिस, पहला वैक्स हुआ, फिर हुआ, और उसके बाद ये है कंडीशन फॉर वैक्सेस। इन दोनों के सेंटर में 0 और 1, उसके हाफ पे, मतलब 1/2 n1 माइनस n2, 1 और 2 उसका हाफ 1.5, मतलब 3/2, तो 3/2 n1 माइनस n2, ये वेन्स है क्या? पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। गुड। So that's all we have learned so far. I don't know in how many lectures, maybe 15 lectures, and that we have covered in less than 50 minutes, right? So now you are ready to solve questions. So first question of the day, example 6.1, the displacement of two sinusoidal waves, sine waves, propagating through a string are given by। आपके पास दो वेव्स है, पहले वेव का इक्वेशन आपको दिया है y1 इक्वल टू 4 साइन ऑफ 20x माइनस 30t, और दूसरे का आपको इक्वेशन दिया है 4 साइन ऑफ 25x माइनस 40t। ओके, x and y are in centimeters, t is in second। Calculate the phase difference between these two waves at points 5 centimeter and 2 second। ओके, तो पहले एक केस सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरे का देखते हैं। तो पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है कि y इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t और y इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव, इसमें से फेज कौन सा? तो इसमें से पूरा ही फेज होता है। अब फिर आप बोलते नहीं हमने तो फेज ये बोला, वो क्योंकि कंपेयर करना था दूसरे वेव के साथ,
इसके लिए बोला कि ये फेज है, क्योंकि ओमेगा टी वहां पहले वेव में भी था और दूसरे वेव में भी था। लेकिन इन जनरल साइन के अंदर जो पूरा एंगल होता है वो पूरा ही फेज होता है इन जनरल, राइट। तो आपको क्या पूछा है अभी, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस फाइंड करने के लिए ये दोनों के एंगल फाइंड करो। वो कैसे फाइंड करेंगे, आपको क्लियर कट बोला है, क्या बोला है, x इक्वल टू 5 एंड t इक्वल टू 2। तो at x equal to 5 centimeter and t equal to 2 second, y1 equal to 4 sine of 20 into 5 is 100, 30 into 2 is 60, 100 minus 60 मतलब 4 sine of 40, और यहाँ पे आएगा 4 sine of 25 into 5 is 125, 40 into 2 is 80, this is 45, 4 sine of 45, एक का फेज है 45, दूसरे का है 40, तो फेज डिफरेंस क्या आएगा, so phase difference is 5 radians. Phase difference is basically delta phi, which is 45 minus 40, that is 5. तो phase difference is 5 और एक खत्म। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे। When these two waves interfere, what are the maximum and minimum values of intensity? Simple, इसलिए मैंने फॉर्मूला बताया। Maximum value of intensity is A1 plus A2 bracket square. You see, ये, और मिनिमम इज A1 माइनस A2। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे A1 भी 4 है और A2 भी 4 है ना, है, दिस इज A1 and this is A2, दोनों 4 4 है। तो here you will have 4 plus 4 square, that is 16, and minimum is 0 क्योंकि A1 minus A2 का square, and that is nothing but 0। 64 आएगा, oh good, 4 और 4 8, 8 का square 64, A1 minus A2, this is 0, और ये स्क्वायर लिखना वापस रह गया तो 0। So this is how you are supposed to solve this question, easy।